गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करा है आर्टिकल 143 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनसे ओपिनियन मांगा है कि क्या जो टाइम लाइन्स उन्होंने मैंडेट की है प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए जो है वो सही है या नहीं, या फिर वो ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो अब इसके ऊपर 13 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो अब ये जो आर्टिकल 143 है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का ही प्रोविज़न है जिसमें बोथ क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट से पूछ सकती है। प्रेसिडेंट ने जो है कहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक क्वेश्चन जो कि हो सकता है या फिर आने वाले टाइम में हुआ है या फिर ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोर्ट से, या उनका जो है ओपिनियन मांग सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लगभग पिछले जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कम से कम 15 बार जो है ये जो है पावर जो है प्रेसिडेंट ने अपनी एक्सरसाइज की है। अब आर्टिकल 143(1) जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ओपिनियन देगा। कोर्ट के पास लेकिन डिस्क्रिशन है कि वो इस ओपिनियन देने से मना भी कर सकते हैं, और ये जो ओपिनियन होता है ये नॉन बाइंडिंग होता है, कोई ये सब्सटीट्यूट नहीं होता जुडिशियल रिव्यू का। कोर्ट जो है वो आंसर करने से मना भी कर सकता है, ठीक है। खासकर अगर कोई वो इशू जो है ऑलरेडी कोर्ट में हो, अगर या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा हो और या फिर इररेलेवेंट हो चुका हो, तो कोर्ट उसमें मना भी कर सकता है। 1991 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के ओपिनियन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया आर्टिकल 143 जो है वो कोई कोर्ट की प्रायर जजमेंट को रिव्यू या ओवरटर्न करने का एक टूल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 143 जो है वो एक सेटल्ड डिसीजन को रिविजिट करने के लिए भी नहीं यूज़ किया जा सकता। प्रेसिडेंट जो है वो एपेलेट पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है एक रेफरेंस के थ्रू जो है वो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है फिर भी जो है अगर ऐसा होता भी है कि अगर जो अप्रैल 8 की रूलिंग आई है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, उसमें गवर्नमेंट जो है वी रिव्यू पटिशन डाल सकती है। अगर रिव्यू पटिशन जो है कोर्ट डिसमिस कर देता है तो फिर वो क्यूरेटिव पटिशन डाल सकती है, ठीक है। अप्रैल 8 की रूलिंग जो है वो 2 जज बेंच ने दी थी। ऑफ कोर्स जो लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इवेंचुअली एग्जामिन करेगा इस इशू को। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसमें 14 लीगल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मोस्टली जो अप्रैल 8 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसी में से ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं, और वो डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को रेज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कह रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो जब वो डिटर्मिन करते हैं या कोई भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो क्या उसमें एक सिर्फ लार्जर बेंच को नहीं उसको हेयर करना चाहिए, क्या 2 जज का बेंच ही उसको हेयर कर सकता है। तो इससे एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है कि स्मॉल जो बेंचेस हैं वो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ को जो है वो डिसाइड करने में सक्षम है या नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है कि आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, क्या उसके ऊपर कुछ बाउंड्रीज़ हैं या फिर वो अनलिमिटेड है। ऐसे ही एक फाइनल क्वेश्चन है जिसमें सेंटर स्टेट्स के डिस्प्यूट जिस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तो उन्होंने कहा है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये इसको ब्रॉडली इंटरप्रेट कैसे किया जाए, और इसको जो है वो कोई लिमिट है इन पावर की या नहीं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी गवर्नर के इनएक्शन पर 3 मंथ्स की डेडलाइन लगा दी है, और इतना ही नहीं, कोर्ट ने फर्दर जो है रेट ऑफ मैंडेमस भी इशू कर दिया अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, स्टेट्स को अलाउ कर दिया है। तो ये एक तरह से मूव जो है गवर्नमेंट द्वारा इंक्रोचमेंट ऑन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देखी जा रही है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेटिंग द अकाउंट एग्रीगेटर्स फ्रेमवर्क विद डीपी एक्ट, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इंडिया की जो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो इवॉल्विंग डेटा गवर्नेंस लैंडस्केप है ट्रांजिशन कर रहा है टुवर्ड्स अ कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग मॉडल जो प्रायोरिटाइज करेगा यूज़र एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी और इंटरऑपरेबिलिटी। तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो है वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कंसेंट बेस्ड फ्रेमवर्क को। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, एक मल्टी रेगुलेटर इनिशिएटिव है आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जिसमें सिक्योर, रियल टाइम और मशीन रीडेबल शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा किया जाता है, ठीक है। तो ये यूज़र्स को एम्पावर करता है कि वो गिव, मैनेज या विड्रॉ कर सके डेटा शेयरिंग कंसेंट्स। प्रमोट करना चाहता है ये डिजिटल इकोनॉमी को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, डेटा प्रोटेक्शन को और ई गवर्नेंस को। डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और मूव टुवर्ड्स अ डेटा फिड्यूशरी मॉडल।
अब जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कंसेंट मैनेजर्स, जो कि अकाउंट एग्रीगेटर के ही कोर प्रिंसिपल्स जो कि कंसेंट बेस्ड हैं उनसे अलाइन करता है, ठीक है। और ये अक्रॉस सेक्टर्स एप्लीकेबल है, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, डिजिटल कमर्स हो। एम्फेसाइज करता है यूज़र सेंट्रिक डेटा फ्लो। और अगर हम ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स देखें तो मैंडेटरी जो है वो डिजिटल जो आपकी जो डिजिटल प्रोटेक्शन जो है बोर्ड है वो आपको इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन, और सेक्टर स्पेसिफिक कंसेंट मैनेजर्स बनाकर देता है, ठीक है, ताकि इनोवेशन जो है वो इनकरेज हो सके। तो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स देने का इसमें प्रोग्राम है, मतलब कि कंसेंट मैनेजर्स को सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल दिया जा रहा है इसमें, और कोई रेगुलेटरी ओवरलैप ना हो अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ, इसका भी जो है वो रिकमेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो एक यूनिफाइड डेटा इकोसिस्टम कंट्री में दिया जा रहा है लीवरेज करने को, ताकि अकाउंट एग्रीगेटर्स फ्रेमवर्क जो है उसका इकोसिस्टम लीवरेज हो सके, और जो कंसेंट मैनेजर फ्रेमवर्क है अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट उसका भी जो है वो रोल आउट हो सके। तो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की अप्रोच कि हम डेटा सोवरेनिटी, डिजिटल एम्पावरमेंट और गवर्नेंस रिफॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोटा। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक पीआईएल फाइल किया है कि मैंडेटरी इंक्लूजन होना चाहिए नोटा का इलेक्शंस में, चाहे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक ही कैंडिडेट हो। अभी क्या होता है, एक ही कैंडिडेट होता है तो ऑफ कोर्स वही विनर डिक्लेयर हो जाता है, कोई इलेक्शन ही नहीं कराना पड़ता। लेकिन ये पीआईएल कह रही है कि इलेक्शन हो जिसमें दूसरा कैंडिडेट नोटा हो। ऑफ कोर्स चाहे वो नोटा को वोट्स चाहे ज़्यादा भी पड़ेंगे तो भी वो कैंडिडेट ही जीतेगा, लेकिन एक तरह से एक्सप्रेशन हो जाए लोगों का कि उस जो है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो नोटा जो है एक वोटिंग ऑप्शन है जो वोटर्स को अलाउ करता है बाकी के एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने का, और फिर भी उनकी सीक्रेसी ऑफ चॉइस रह सकती है। तो इसको 2013 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जो है वोटर डिसकंटेंट के सिंबल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 2013 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें सबसे पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और फिर लोकसभा में 2014 के इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किया गया। जो वोट्स होते हैं वो नोटा के अंदर उन्हें काउंट तो किया जाता है, लेकिन वो इनवैलिड वोट्स होते हैं। अगर नोटा जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स भी ले लेता है तो भी जो कैंडिडेट जिसको सेकंड हाईएस्ट वैलिड वोट्स मिलते हैं उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। नोटा जो है कोई इम्पैक्ट नहीं देता इलेक्शन के आउटकम पर, लेकिन एक तरह से टूल होता है वो फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपोज किया है कि नोटा को मैंडेटरी ना बनाया जाए सभी इलेक्शंस में, क्योंकि अब बहुत ही कम ऐसे रेयर चांसेस होते हैं जब अनकंटेस्टेड इलेक्शंस होते हैं। सिर्फ 6 ही बार ऐसा हुआ है आज तक, 1971 से लेकर अभी तक लोकसभा के इलेक्शंस में, और टोटल अगर हम असेंबली का भी मिला लें तो 9 ही केसेस ऐसे अभी तक टोटल हुए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली असर्ट किया है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको IAEA के सुपरविजन में लाना चाहिए ताकि ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी बनी रहे। तो IAEA है क्या? वर्ल्ड की लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिफिक और टेक्निकल कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड के लिए। ये प्रमोट करती है सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खासकर ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स के कंप्लायंस में। इसका जो इंस्टीट्यूट है वो 1956 में अप्रूव हुआ था, 1957 में ये इन्फोर्स हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना, ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। करंटली इसके 178 मेंबर स्टेट्स हैं। तो एक तरह से ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विद इन UN फ्रेमवर्क, और ये दोनों UN जनरल असेंबली और UN सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करता है। पॉपुलरली इसको हम एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं विद इन द UN फ्रेमवर्क। इसका प्राइमरी गोल रहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको डाइवर्ट करके न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल ना हो। इसमें जनरल कॉन्फ्रेंस है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, सेक्रेटरीट है, और ये वर्क करता है ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज़ हो। तो इस जो सेफ गार्ड इसमें दिए जाते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए, और ये हेल्प करता है कि एनहांस हो सके कैपेसिटी एट नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल्स। साइंटिफिक कॉपरेशन भी ये फैसिलिटेट करता है, टेक्निकल एक्सचेंज भी जो है अमंग मेंबर स्टेट्स जो है फैसिलिटेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 एंड चंद्रयान 5। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो जो है वो प्रिपेयर कर रहा है 101st मिशन अपना, और लॉन्च करना चाहता है PSLV C61 के थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9, जो है कल ही लॉन्च होने वाली है। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है इंडिया की सर्वेलेंस और इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगी। ऑल वेदर और डे नाइट कंडीशंस में जो है ये हमें हेल्प करेगी।
तो EOS-9 जो है वो इक्विप्ड है सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से, और जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो इनेबल करेगी सैटेलाइट को कि वो कैप्चर कर सके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, वेदर कंडीशंस या फिर टाइम ऑफ डे हो। ये जो है सैटेलाइट को क्रूशल बनाती है डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए, फ्लड मैपिंग के लिए, एग्रीकल्चर असेसमेंट के लिए, बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए और अर्बन प्लानिंग के लिए। सैटेलाइट जो है ऐड करेगी इंडिया की रिमोट सेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसरो और जो जापान है उनकी एजेंसी मिलकर थर्ड टेक्निकल इंटरफेस मीटिंग भी कर रही है चंद्रयान 5 से रिलेटेड, जो कि लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है हमारा। तो चंद्रयान 4 जो अभी आने वाला है वो उसमें है लूनर सैंपल रिटर्न होगा, और जो चंद्रयान 5 है जो प्लान्ड है जापान के साथ, उसमें लूनर वॉलेटाइल एनालिसिस होगा साउथ पोल का। तो इसके अगर मिशन डिटेल्स देखें तो स्टडी किया जाएगा लूनर वॉलेटाइल मटेरियल्स को, जो मतलब लूनर वाटर आइस, जो आपके परमानेंट शेडो रीजन्स हैं साउथ पोल के, वहाँ पर जो है उसको स्टडी किया जाएगा। लूनर लैंडर जो है उसमें इसरो बनाएगा, रोवर जो है वो जापान बनाएगा, और कुछ साइंटिफिक पेलोड्स बाकी की एजेंसीज द्वारा भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एमएसपी जो है जूट का वो बढ़ा दिया है ताकि डिस्ट्रेस सेल्स ना करें फार्मर्स। तो ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर। 1971 में से इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ प्राइस सपोर्ट एजेंसी। इसका क्लियर मैंडेट था प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ जूट, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी लाना चाहता है रॉ जूट प्राइसेस में। इसको धीरे धीरे जो है ये स्प्रेड हो चुका है 7 स्टेट्स में, जो खासकर जूट ग्रोइंग स्टेट्स हैं इंडिया की। तो एमएसपी देना जूट सेक्टर में, स्टॉक ऑफ फाइबर मेंटेन रखना या कमर्शियल ऑपरेशंस करना, ठीक है, ये सब इसके एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्री बांके बिहारी टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो है वो गो अहेड दे दिया है कि वो 500 करोड़ का जो डेवलपमेंट प्लान है श्री बांके बिहारी टेम्पल में कॉरिडोर का, वो वृंदावन में इंप्लीमेंट कर सके। तो ये हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण इन द होली सिटी ऑफ वृंदावन, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। बांके नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो लॉर्ड कृष्ण है वो बेंट एट 3 एंगल्स हैं, और बिहारी मतलब सुप्रीम इंजॉयर। तो इसको एस्टैब्लिश किया था स्वामी हरिदास ने, जो कि गुरु थे तानसेन के, और प्रेजेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो 1864 में कंस्ट्रक्ट किया गया। इवन जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब ये मेन सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ था। यहीं से रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर बुंदेलखंड केसरी जो है वो पब्लिश सीक्रेटली होता था। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is advisory opinion from Supreme Court. This topic is important for your polity section. So President Draupadi Murmu ji has invoked the Supreme Court's advisory jurisdiction under Article 143(1) of the Constitution to seek its opinion on whether timelines can be mandated for the President and governors to act on bills passed by state legislatures. So basically, you remember that this ruling was given on April 8 by the Supreme Court by a 2-judge bench only. Okay, so this advisory jurisdiction of the court is provided under Article 143 of the Constitution, and it extends the Government of India Act 1935 provision to include both questions of law and fact, including hypotheticals. So the President may refer a question that has already arisen or it is likely to arise. It must be of public importance and it should require Supreme Court's opinion. This power has been used at least 15 times since 1950, and Article 143(1) states that Supreme Court may report its opinion, indicating that the court has the discretion to decline a reference. Supreme Court has declined at least such 2 references in the past. Advisory opinion under Article 143 is not binding, and it is not a substitute for judicial review. Court may refuse to answer it if the issue is already in court and it violates constitutional principles, or if it becomes irrelevant. In the 1991 Kaveri Water Disputes Tribunal opinion, Supreme Court clarified that Article 143 is not meant for reviewing or overturning the court's prior judgments. The court stated that using Article 143 to revisit a settled decision would mean sitting in appeal over its own rulings, which is impermissible even in regular judicial processes. President cannot confer appellate powers on the Supreme Court through a reference. Government can still file a review petition against the April 8 ruling. If the review is dismissed, it may file a curative petition, which is a rare legal remedy to correct gross miscarriage of justice. Since the April 8 ruling was delivered by a 2-judge bench, a larger constitutional bench may eventually examine this issue, providing scope
for a fresh judicial interpretation. So presidential references, including which includes 14 legal questions, many of which stem from April 8 Supreme Court ruling, but it is not limited to that verdict alone. The final questions basically raise deeper constitutional issues about Supreme Court's discretionary powers and jurisdiction. For example, question 12 is asking whether the Supreme Court must first determine if a case involves a substantial question of law or constitutional interpretation, in which case only a larger bench should hear it and not the two-judge bench like the 8th April ruling. So question 13 is focusing on the scope and limitations of Article 142, in which the Supreme Court exercises its discretionary powers. Similarly, the final question is pertaining to central state disputes on which Supreme Court enjoys exclusive original jurisdiction, but the reference questions how broadly this should be interpreted. Okay, so Supreme Court has not only addressed governor inaction but also set a 3-month deadline for the president to act on such bills. The court has further allowed states to seek a writ of mandamus against the president, and this move was seen by the government as an encroachment on executive authority. So India's evolving data governance landscape is transitioning towards a consent-based data sharing model which prioritizes user empowerment, transparency and interoperability. The account aggregator framework and the recently enacted Digital Personal Data Protection Act of 2023 both reflect this transformative shift. So what is this account aggregator framework? It's a multi-regulatory initiative by RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI and Ministry of Finance, and of course it enables secure, real-time and machine-readable sharing of financial data. It empowers users to give, manage and withdraw data sharing consents. The aim is to promote digital economy, financial inclusion, data protection and e-governance. Okay, so what is the Digital Personal Data Protection Act? It also introduces consent managers. So basically it is aligning with the account aggregators core principles of explicit, informed and revocable consent. So it is also emphasizing on user-centric data flow. So what are the major highlights of this DPDP rules? So basically it is giving mandatory data protection board registration so as to ensure accountability and standardization across all consent managers. So the aim is to encourage innovation and also allow sustainable business models for consent managers, and it is focusing on avoiding regulatory overlap with account aggregators. So therefore, it is advisable that the maturity of the account aggregator framework or ecosystem should be made so as to roll out the consent manager framework under the Digital Personal Data Protection Act, and this will reflect India's approach to data sovereignty, digital empowerment and governance reform. So the next topic is NOTA. This topic is important for our polity section. So Vidhi Center for Legal Policy has recently filed a PIL seeking mandatory inclusion of NOTA in all elections, including those constituencies where only one candidate is fighting elections. So what is NOTA? It is a voting option which allows voters to reject all contesting candidates in an election while still maintaining the secrecy of their choice. So it was introduced as a result of the 2013 Supreme Court judgment in the PUCL versus Union of India case, establishing it as a symbol of voter discontent. So it was first implemented in the 2013 assembly elections and later in the 2014 general elections. So votes cast under NOTA are counted, but they are treated as invalid votes. Even if NOTA receives the highest number of votes, the candidate with the highest number of valid votes is declared elected. So NOTA does not impact any election outcome. It only serves as a tool for democratic expression. Election Commission of India opposed making NOTA mandatory in all elections, and it cited that uncontested elections are infrequent. Only 6 such cases have arisen since 1971 in Lok Sabha elections, and if we also include the state assembly elections, then such cases are just 9 in number since 1952. So the next topic is International Atomic Energy Agency. This topic is important for international relations. So Union Defense Minister has recently asserted that Pakistan's nuclear weapons should be brought under the supervision of IAEA so as to ensure global nuclear security. IAEA is basically the world's leading intergovernmental organization for scientific and technical cooperation in nuclear field. It promotes safe, secure and peaceful use of nuclear science and technology. Its statute was approved in 1956, but it got into force in 1957. Its headquarters is located in Vienna, that is in Austria. It currently has 178 members. It is an autonomous organization within the UN
system. It reports to both General Assembly and Security Council. It is also referred to as the Atoms for Peace and Development Organization within the UN framework. Its primary goal is to ensure that nuclear energy is not diverted for production of weapons. Its institutional structure consists of General Conference Board of Governors and Secretariat headed by the Director General, and it works to ensure that nuclear technology is used solely for peaceful purposes. These safeguards serve as the first line of defense under the Nuclear Non-Proliferation Treaty as well, and IAEA helps enhance capacity at the national, regional, and international levels to respond to nuclear or radiological emergencies as well. It also facilitates scientific cooperation and technical exchange among its member states. Okay, so the next topic is EOS 9 and Chandrayaan 5. This topic is important for your science and tech section. So ISRO is preparing its 101st mission with the launch of PSLV C61, carrying the Earth observation satellite number 9 from Satish Dhawan Space Center tomorrow. So this Earth observation satellite is designed to enhance India's surveillance and imaging capabilities, especially under all weather and day-night conditions. It is equipped with a C-band synthetic aperture radar. This technology enables the satellite to capture high-resolution images of Earth's surface, regardless of weather conditions or time of day. This makes the satellite crucial for data monitoring, disaster monitoring, flood mapping, agriculture assessment, border surveillance, and urban planning. This satellite adds to India's remote sensing infrastructure. Okay. So the next topic is, so what is Chandrayaan 5? So ISRO and Japan Aerospace Exploration Agency is also conducting the third technical interface for Chandrayaan 5 mission, which is also called the LUPEX mission. In Chandrayaan 4, which is upcoming, we are aiming for lunar sample return, but in Chandrayaan 5 we will be targeting the lunar volatile analysis of South Pole. So this mission will basically study the lunar volatile materials, especially the lunar water ice in the permanently shadowed regions of the lunar South Pole. Lunar lander will be developed by ISRO, and the rover will be developed by Japan, and some scientific payloads will be contributed by other scientific agencies. Okay. So the next topic is Jute Corporation of India. This topic is important for your economy section. So Jute Corporation of India has recently increased the minimum selling price of jute to discourage distressed sales by farmers. So this is a central public sector undertaking under Ministry of Textiles, which was incorporated in 1971 as a price support agency with a clear mandate for the procurement of raw jute or mesta. So this aims to bring stability in the raw jute prices, and it is now spread in 7 states successfully for jute growing in India, including West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya, Tripura, Odisha, and Andhra Pradesh. So a few activities of the JCI are to secure minimum support price to the jute sector, obtaining a stock of fiber, conducting commercialized operations. Okay. So the next topic is Shri Banke Bihari Temple. This topic is important for your art and culture section. So Supreme Court has recently granted the Uttar Pradesh government a go-ahead to implement its 500 crore development plan for the Shri Banke Bihari Temple corridor in Vrindavan. So this is a Hindu temple dedicated to Lord Krishna in the holy city of Vrindavan in Mathura district of Uttar Pradesh. The name Banke is derived because the idol of Lord Krishna is bent at 3 angles, and Bihari basically means the supreme enjoyer. So this temple was established by Swami Haridas, who was the guru of famous singer Tansen. The present temple complex housing Banke Bihari was constructed in 1864, and it is a unique example of Indian craftsmanship. Even in the freedom struggle, this temple was the main center of revolutionary activities. From here, the revolutionary newspaper Bundelkhand Kesari was published secretly. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.